Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope all of you will be doing well. First of all, I congratulate all of you who have been promoted to class 4. Dear students, welcome to grade 4. This is our first video online lecture for class 4. The subject is general science. Kindly pay attention to it. But before starting our today's lecture, let me tell you that as you know that your course books are not available in the market, hopefully they will be available in the month of August. So I'll be teaching you the basic concepts of the related course contents. Dear students, our unit number 1 is characteristics of living things. Do you know what is the meaning of characteristics? Characteristics mean property. वो तमाम खसूसियात जो कि किसी भी जानदार चीज़ को दूसरी जानदार चीज़ से अलग करके बताती हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात ठीक है Now what are those characteristics which are shared by all the living things? Before going into the detail, let me tell you once again that living things, they have been classified into 3 main groups. वो हैं एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोऑर्गेनिजम्स ठीक है इन तमाम तीनों की तीनों ग्रुप्स में जो लिविंग थिंग्स के होते हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं विच आर वेरी कॉमन अमंग्स देम These characteristics, there are 6 characteristics of all the living things. इनमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि तमाम जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ very tiny small microscopic blocks जिन्हें हम building blocks कहते हैं which are called the cells. All living things are organized और इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल्स इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आपके पास बिल्डिंग बनती है तो आपको ब्रिक्स चाहिए होते हैं ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ अ बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग हो गया कोई इंस्टीट्यूट हो गया लेकिन जिस किसी चीज़ का भी बिल्डिंग होता है उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन्हें हम ब्रिक्स कहते हैं हमारी बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है सेल्स कहा जाता है अ सेल इज़ एवरी ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ अब बेसिकली सेल होता क्या है देखिए जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का अलग फंक्शन होता है सिमिलरली जो सेल होता है वो भी एक अलग किस्म की आइडेंटिटी रखता है अलग किस्म की पहचान रखता है हर एक ऑर्गन का जो सेल होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है A membrane covered structure that contains all of the materials necessary for life is called cell. इसका मतलब ये है कि हर एक सेल के अंदर आपके पास कुछ ऐसा मादा होता है कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो कि लाइफ गुजारने के लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है On the basis of the number of the cells, the living things are classified into 2 main groups, unicellular organisms and multicellular organisms. यूनिसेलुलर में जो ये यूनी वर्ड है इट मीन्स वन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो कि सिंपल एक सेल से बनते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है नॉर्मली हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो भी वही फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि एक बड़ा ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ये सेल जो होता है ना ये आपको बग़ैर माइक्रोस्कोप के नज़र नहीं आता Unicellular organisms, they are also not visible with your naked eye. You need to have a microscope for observing them. ठीक है? And most of the unicellular organisms, they can be found in water. जैसे आपने अमीबा का नाम सुना है अमीबा is one of the example of unicellular organisms. Okay? Then comes the category of multicellular organisms. Multi का मतलब होता है many. वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनती है उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है इनकी बॉडी काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से बनी होती है ठीक है और डिफरेंट सेल्स होते हैं हर एक सेल का अलग अलग अपना अपना स्पेशल फंक्शन होता है अब आते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आपके पास लिविंग थिंग्स की ये है कि दे ग्रो एंड डेवलप जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ तो ऐसे होती है दैट दे इंक्रीज़ इन द साइज़ और अगर उनके नंबर्स भी इंक्रीज़ होते हैं
तो फिर वो एक सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड होता है, उसे सेल डिवीजन कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स होते हैं ना वो सिर्फ नंबर में बढ़ते हैं बल्कि वो साइज़ में भी बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाती है बात डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट आपके पास क्या होता है? इट इज़ दैट चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जैसे आपने देखा होगा फ्रॉग को, फ्रॉग जब पैदा नहीं हुआ होता तो इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल, वेरी स्मॉल जेली लाइक एग, और फिर जब वो एग हैच होता है तो उससे निकलते हैं टैडपोल। टैडपोल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है ना। उसकी पहले छोटी सी टेल निकलती है और वो टेल आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाती है और उससे एक बहुत ही बड़ा फ्रॉग बन जाता है। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। कुछ इंसेक्ट्स में भी हमारे पास ऐसा होता है, जैसे बटरफ्लाई होता है। पहले एग होता है, एग से फिर प्यूपा निकलता है, फिर लार्वा बनता है और उसके बाद एडल्ट बटरफ्लाई। ये भी डेवलपमेंट और ग्रोथ में आता है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है। पहले सीड होता है, सीड के बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटा सा सीडलिंग निकलता है और सीडलिंग से एक छोटा सा प्लांट। लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट प्लांट ग्रोज इनटू अ बिग ट्री। Next characteristics is that all the living things reproduce. Reproduce means कि वो अपनी copies produce करते हैं in order to maintain their generation. अपनी नस्ल को बरकरार रखने के लिए they have to reproduce. कुछ organisms they lay eggs. Some of them they give birth to live babies. All of them they are included in the category of this process which is called reproduction. अब इस बेस पे हमारे पास रिप्रोडक्शन जो होती है वो दो तरह की होती है। वन इज़ कॉल्ड द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। एंड द सेकेंड काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिंगल सेल जो होता है वो डिवाइड होके दो में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वही दो सेल्स अगेन डिवाइड होके उससे फिर 4 सेल्स बन जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जबकि हमारे पास ये जो बड़े बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच इंक्लूड द ह्यूमन बींग्स, द मैमल्स, द प्लांट्स, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बैक्टीरियाज में भी आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसमें ये बात होती है कि जो आपके पास ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, मींस बेबीज़ होते हैं, दे आर वेरी मच सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। जबकि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बेबीज़ होते हैं, वो सिमिलर टू पेरेंट्स नहीं होते, बल्कि उनमें दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। Next characteristic is that all the living things respond to stimulus in their environment. Stimulus कोई भी आपके माहौल के अंदर जो कोई चेंजेस आ रहे होते हैं उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी जो रिएक्ट करती है उसे उसको स्टिमुलस कहते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं, इसमें कुछ प्लांट्स होते हैं जब आप उसको टच करते हैं तो उसके जितने भी लीव्स होते हैं वो एकदम से क्लोज हो जाते हैं। इसको कहा जाता है टच मी नॉट प्लांट, बिकॉज दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू टच। इसी तरह सनफ्लावर मूव्स विद द डायरेक्शन ऑफ द सन, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स द सनलाइट। अब हमारी बॉडी के अंदर भी इसी किस्म के स्टिमुलस होते हैं, लाइक व्हेन एवर वी फील हंगर और थर्स्ट, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। हम जाते हैं किचन की तरफ, अगर हमें प्यास लगी है तो विल फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर अस, या हमें भूख लगी है तो हमारी बॉडी हमें कहती है कि अब जाएं और अपने लिए खाना लेके आएं, ठीक है ना। इस तरह के स्टिमुलस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उसको इंटरनल स्टिमुलाई कहते हैं। कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, जैसे आपको बहुत सख्त किस्म की गर्मी लगी है तो आप क्या करते हैं, यू जस्ट टर्न ऑन द फैन। तो जो आपको इन्वायरमेंट में गर्मी लग रही होती है बाहर के इन्वायरमेंट में, वो एक्सटर्नल स्टिमुलस है। रिस्पॉन्स आपका क्या होता है, यू टर्न ऑन द फैन, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं
they use energy, they need energy. This energy is provided to them by the food which they take in. ठीक है, हमें खाने की ज़रूरत होती है. हमारी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी खाना खुद नहीं बना सकते. दे हैव टू डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म. और वो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जो खुद अपना खाना बनाते हैं? दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स. All the plants, the green plants, they are the producers because they utilize the sun's energy and prepare carbon dioxide and water inside their body and make glucose from it. तो ग्लूकोज उनका खाना है. जब वो खाना बनाते हैं तो वही खाना हम भी फिर इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इसी बेस पे हमारे पास एक फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग थिंग्स की आती है, दैट इज़ मेंटेन होम्योस्टासिस. होम्योस्टासिस का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम किस तरीके से कांस्टेंट रख सकते हैं. हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने ये चीज़ डाली है कि जब कभी भी हमारी बॉडी को गर्मी लगती है तो वी स्टार्ट स्वेटिंग. हमें बहुत सख्त किस्म का पसीना आता है. पसीना अच्छा होता है बिकॉज़ आपके बॉडी के अंदर जितनी भी हीट एक्स्ट्रा अमाउंट की होती है वो आपकी स्वेटिंग के साथ निकल जाती है. इसी तरह हमें अगर बहुत सख्त किस्म की सर्दी लगती है, वी स्टार्ट शिवरिंग. शिवरिंग से आपकी बॉडी में गर्माइश आती है एंड यू डू नॉट स्टार्ट फीलिंग कोल्ड एनी मोर. तो ये हमारी बॉडी का अपना एक नेचुरल सिस्टम होता है. ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स का बल्कि द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, दे ऑल्सो मेंटेन होम्योस्टासिस. ये तो थी आपके पास 6 कैरेक्टरिस्टिक्स. अब बात करते हैं 4 नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स. ज़रूरियात. सबसे पहली ज़रूरत जो है वो है फूड. ठीक है ना. तमाम जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं दे नीड एनर्जी. एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से, डेफिनेटली. अब एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे नीड रेडीमेड फूड एंड दिस रेडीमेड फूड इज़ प्रोवाइडेड टू देम बाय द प्लांट्स. प्लांट्स उनको देखते हैं, तभी तो प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. ठीक है ना. और ये जो प्लांट्स होते हैं कैसे खाना बनाते हैं? इनकी बॉडी के अंदर ग्रीन कलर का एक केमिकल होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं. और इसी क्लोरोफिल की वजह से सूरज की जो रोशनी होती है वो एनर्जी में कन्वर्ट होके उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी, वाटर, उसको मिलाती है. इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और उससे ग्लूकोज बनता है. ठीक है ना. तो हमारे पास सारे प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं. वो अपनी एनर्जी सन से लेते हैं. एनिमल्स अपनी एनर्जी खाने से लेते हैं. वो खाना उनको प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं. इसीलिए एनिमल्स को कंज्यूमर्स कहा जाता है, फ्रॉम द वर्ड कंज्यूम, क्योंकि वो उनके फूड को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं. तो ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर्स. फिर आपके पास एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन आती है, दैट इज़ द डिकम्पोजिशन. अब ये क्या चीज़ होती है? हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एनर्जी लेते हैं किन से? डेड ऑर्गेनिज्म से. वो डेड ऑर्गेनिज्म को तोड़ के, ब्रेक डाउन उनके अंदर करके, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ले लेते हैं. जैसे हमारे पास फंगस है, बैक्टीरिया है, ये सारे डिकम्पोजर्स हैं. दूसरी जो ज़रूरत हमारे पास लिविंग थिंग्स की है, दैट इज़ द नीड फॉर द वाटर. हमारी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा पानी से बना है. देयरफॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर. थर्ड नीड जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द नीड फॉर द एयर, जिसको हम कहते हैं सांस लेना, ऑक्सीजन. वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट. मतलब अगर 2 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन इनटेक आपका रुक जाता है, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, पर्सन डाइज इमीडिएटली. सो ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होती है, दैट इज़ द एयर, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं. ठीक है. The fourth characteristic is that all the living things need a living space, जिसे हम shelter कहते हैं. Now this doesn't mean कि हमारे पास जितने भी organisms होंगे उन सबको घर की ज़रूरत होगी. Every organism has its own lifestyle and its own way of living in different places. जैसे लाइन का घर नहीं होता बट वो गारों में रहता है, तो वो उसका शेल्टर प्लेस है. सही है. पेट और जो एनिमल्स होते हैं उनको हम अपने घरों में रखते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बट बिफोर सेइंग गुड बाय टू यू,
you all are requested to watch this online video lecture again and again so that you are able to grasp these basic concepts. Hope you would have understood my lecture. We'll meet in the next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.